अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मंत्रिपरिषद का गठन भी हो गया, शपथ भी हो गई और अब से थोड़ी देर पहले जब मैं आपके साथ ये डिबेट कर रहा हूँ, विभाग भी बांट दिए गए हैं। हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। वैसे देश के स्तर पर अधिकांश विभाग जो पुराने जिसके पास थे वही रिपीट कर दिए गए हैं, कुछ जो नए जीत कर आए हैं उन्हीं में कुछ प्रयोग किया गया है, वरना ये मंत्रिपरिषद पहले जैसा ही है। वही सब विभाग उन लोगों को दिए गए हैं जो पहले से उनके पास थे। कुछ एक नए एक्सपेरिमेंट जरूर किए गए हैं। हम बात करेंगे कि ये जो नया मंत्रिपरिषद बना है देश की सरकार का, इसमें उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका है, क्षेत्रीय और जातीय समीकरण कैसे हैं और क्या बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में हुई करारी शिकस्त से कोई सबक, कोई सीख ली है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, मंत्रिपरिषद का गठन हो गया उत्तर प्रदेश में। अगर हम प्रधानमंत्री को अलग कर दें तो और हरदीप पुरी को अलग कर दें, जिनका यूपी से कोई वास्ता नहीं हरदीप पुरी का, वैसे 9 मंत्री प्रॉपरली यहाँ से बनाए गए हैं और प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ से है। ये जो 9 मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए गए हैं, इनमें बीजेपी ने जातिगत समीकरणों को भी ध्यान दिया है, लेकिन कुछ इग्नोर भी किया है। मिसाल के तौर पर राजपूत समाज से 2 मंत्री, कुर्मी समाज से 2 मंत्री, दलित समाज से 1 मंत्री, ब्राह्मण 1, ठाकुर 1, ब्राह्मण 1 और इसके अलावा जाट कम्युनिटी से भी 1 और लोध राजपूत से भी 1। यह डिस्ट्रीब्यूशन भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत आधार पर किया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का शेयर इस बार छोटा है, वहाँ से जयंत चौधरी इस बार आए हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। अनुप्रिया पटेल से ज़्यादा बड़ा ओहदा जयंत चौधरी को मिला। जयंत चौधरी के पास स्वतंत्र प्रभार है और अनुप्रिया पटेल के पास राज्य मंत्री का। तो बीजेपी ने हरदीप पुरी और प्राइम मिनिस्टर को अलग कर दें तो 7 मिनिस्टर बनाए हैं, जिसमें 1 कैबिनेट मंत्री सिर्फ राजनाथ सिंह, बाकी सब राज्य मंत्री। 1 स्वतंत्र प्रभार, बाकी राज्य मंत्री, वो जयंत चौधरी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इस बार के चुनाव में बहनों भाइयों एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक इलाके में बीजेपी को हार मिली हो, पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इस हार ने भारतीय जनता पार्टी के भीतर बड़ी खलबली, बेचैनी भी बचा दी है। ओपन मीडिया स्टेटमेंट भी आने लगे हैं कि भीतरघात हुआ, साजिश हुई, जानबूझकर हराया गया, तरह तरह के आरोप जैसा कि हारने के बाद लगते हैं वो सब लगाए जा रहे हैं। बहनों भाइयों, लेकिन गठबंधन की सरकार का दौर लौट आया है। किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। बीजेपी बहुमत से 32 सीटें कम हैं और उसको अपने सहयोगियों के सहारे ये सरकार 5 वर्ष चलानी है, अगर चली। गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनमें जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार भी हैं, जिनके बारे में सुविख्यात है, और चंद्रबाबू नायडू जैसे भी दोस्त हैं इस सरकार के। तो बहनों भाइयों, इस बार गठबंधन की सरकार है, बीजेपी का अकेले का बहुमत नहीं है। और बीजेपी के इस बढ़ते हुए रथ को अगर किसी ने रोका है तो वह है उत्तर प्रदेश। जब बार बार ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश यानी कि राजधानी लखनऊ से जाता है, तो लोग इसको डायलॉग समझते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इसे वास्तविक रूप फिर से दे दिया है कि उत्तर प्रदेश इस देश की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण राज्य क्यों है। आप पूरा देश जीत के आइए, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश नहीं जीते तो आपकी हार, आपकी जीत को प्रॉपर जीत नहीं माना जाता। और बीजेपी के साथ यही हुआ कि उनका रथ उत्तर प्रदेश में रुक गया। मैसिव लॉस हुआ भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, और ये नुकसान बहुत बड़ा है। बीजेपी का वोट शेयर तकरीबन 8 से 9% कम हुआ है, विपक्ष का शेयर इतना ही बढ़ा है, मायावती उतने ही नीचे गई है। और उस पर भी बीजेपी के लिए एक चिंता की बात है कि कांग्रेस फिर से उठ खड़ी हुई है, आईसीयू से ही बाहर नहीं आई, सड़क पर दौड़ने लगी है, स्वस्थ हो गई है। 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आए और उतने ही नंबर 2 पोजीशन पे भी रहे। ज़बरदस्त मुकाबला कांग्रेस ने दिया, जिसके पास न तो संगठन था न लड़ने लायक कायदे के प्रत्याशी, लेकिन जनता बेकरार थी इन्हें वोट देने के लिए। लोग कहते हैं कि जातीय समीकरण साधा गया। मैं ये मानता हूं कि एक एंटी इनकम्बेंसी थी
और उस एंटी इनकम्बेंसी में एक प्रचंड नाराजगी की लहर भी थी, जिसे लोग देखकर भी नहीं देख रहे थे, सुनकर भी नहीं सुन रहे थे और समझकर भी अनजान थे। बीजेपी को भी इतनी करारी शिकस्त मिलेगी इसका कोई आकलन नहीं था। आकलन प्राथमिक रूप से कौन बनाता है? सर्वे एजेंसी, पोल करने वाले, एग्जिट पोल करने वाले। लेकिन इस पूरे चुनाव के दौरान सर्वाधिक किसी की क्रेडिबिलिटी तलातल में गई है तो वो है सर्वे करने वाले। उनकी पूरी इज्जत चली गई। वो किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं। कोई टीवी पर रो रहा है, कोई घर में छिपा है, किसी ने अपना व्हाट्सएप बंद कर लिया। इस देश के इतिहास में एग्जिट पोलों की ऐसी महादुर्दशा पहली बार हुई है। तो बहनों भाइयों, आपके भी मन में प्रश्न होगा कि फिर क्या चला? उत्तर प्रदेश में नाराजगी चली, प्रत्याशियों के प्रति भी, सरकार के प्रति भी, नीतियों के प्रति भी। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है, व्यापारियों की समस्या अलग है, महिलाओं की अलग है, किसानों की समस्या चरम पर है, पुलिस प्रशासन का डंडा लोगों को परेशान कर रहा है, जीएसटी की समस्याएं अलग हैं। बहन भाइयों, इन मुद्दों को अध्ययन किया जाना चाहिए और जो जन भावना है उसको चर्चा करनी चाहिए और बीजेपी को भी समझना चाहिए आप ये चुनाव क्यों हारे। आपका वोट शेयर 50.5 से घटकर 41.34 तक क्यों गया? जो पार्टी वर्टिकल आगे बढ़ रही थी उसका यूं डाउनफॉल क्यों आया और जो नीचे थे वो वहां तक कैसे पहुंच गए? अधिकांश मंत्री चुनाव हार गए अपने इलाकों में, साथ साथ केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश में चुनाव हारे। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश ब्लड बाथ हो गया, खून खून हो गया। सबक क्या लिया पार्टी ने? 11 मिनिस्टर हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, जिसमें हरदीप पुरी को मैंने कहा अलग कर दें। 9 मिनिस्टर जो बनाए गए उनकी कम्युनिटी भी मैंने बताई। क्या ये सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से इस प्रदेश में ताकतवर पार्टी बनाएंगे, या बीजेपी जिस भंवर जाल में फंसी है उसका सबसे बड़ा प्रतीक है गुटबाजी, वो भी भयंकर। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाज नेताओं की भरमार है और बीजेपी अपने इन नेताओं को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही। आज हम खुली चर्चा करेंगे नया मंत्रिपरिषद, विभागों का बंटवारा, सहयोगी दलों की मजबूती और भारतीय जनता पार्टी की विवशता। कुछ बयान, फिर आज की डिबेट। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार पिछले 10 साल से थी, इसने सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को, पीडीए को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को परेशान करके रखा था। और मैं समझता हूं कि जब ये काम के आधार पर सरकार चलेगी तभी कुछ दिन ये सरकार चल पाएगी। मोदी जी के 3.0 के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व अच्छा है और पहले भी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में अच्छा रहा है। उत्तर प्रदेश पर लोगों को उम्मीदें हैं और उत्तर प्रदेश हमेशा देश की राजनीति में अग्रणी भूमिका निभाया और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के 3.0 के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का विकास तेजी से होगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनी सत्ता की राजनीति कर रही है। उनको ना तो जनता से मतलब है, ना तो किसान से, युवा से, दलितों से, पिछड़ों से। वो जाति की राजनीति कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराइए। बहनों भाइयों, आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी से, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी से और आईपी सिंह के दोस्त सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। हेमंत तिवारी जी जाने माने पत्रकार मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और सुरेंद्र राजपूत के कट्टर दोस्त अनिल दुबे भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। मेरे इरादे ठीक है, इसलिए आप लोग कोई संशय न करें। आप सबका शुक्रिया इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। आईपी सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं डिबेट। आपकी पार्टी रिकॉर्ड 37 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में आई है। देश की तीसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आप बने हैं। आपने देखा होगा कि गठबंधन की सरकार जो दिल्ली में बनी है उसने मंत्रिपरिषद में उत्तर प्रदेश से इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर 11 मंत्री हैं। अच्छे विभाग भी सबको मिले हैं। अभी कोई गिला शिकवा आपको बाकी है? सबसे पहले हाथ जोड़कर मैं उत्तर प्रदेश
की जनता को प्रणाम करता हूं कि दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े, ये जो पीडीए वर्ग था, ये उपेक्षित था, उसने अपनी ताकत को पहचाना है और जो तानाशाही थी उत्तर प्रदेश और देश में, उस तानाशाही का मुंहतोड़ जवाब दिया है उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने। आपको याद होगा कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार केंद्र में थी और मात्र एक वोट से संसद में गिर गई थी। ये वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए, सो कॉल्ड एनडीए की वो सरकार बनी है ब्रजेश जी, जिसमें 32 इनके सांसद कम हैं और जो स्वरूप उभर कर आना चाहिए था वो नहीं आया। जो बीजेपी का सबसे बड़ा पोल एजेंडा था, अयोध्या में एक पहली बार 75 साल के इतिहास में अगर कोई दलित जीत गया, श्री अवधेश प्रसाद पासी जी जीत गए, तो बीजेपी के पेट में इतना दर्द हो रहा है कि अयोध्या का बहिष्कार शुरू हो गया। अयोध्या, जिस अयोध्या को सिर माथे अनंत काल से अयोध्या है, आज भी है और कल भी रहेगी, ऐसे नारे लगाए जा रहे थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अवतार हैं मोदी जी। ये चंपत राय बंसल जी, जो विश्व हिंदू परिषद के नेता थे, उन्होंने ये बात कहा। इस उत्तर प्रदेश में बीजेपी का पूरी तरह सफाया हो गया होता। 2009 का परिणाम आ रहा था, 2004 का आ रहा था। 11 सीटें हमारी और कांग्रेस की बेईमानी करके बीजेपी ने इन अधिकारियों के माध्यम से जीत लिया है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री बनारस में 3.5 घंटे तक पिछड़ते रहे मतगणना में, किस तरह से उन्हें जिताया गया, किस तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक डिटेलिंग करी है कि जो वोट ईवीएम में बंद हुए और जो काउंट किए गए उसमें बहुत बड़ा फर्क है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश में अंतिम बार चुनाव, अब जो नया मंत्रिपरिषद बना है आईपी सिंह जी, उसमें बीजेपी का दावा है कि उन्होंने बहुत ही क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधा है, उसको बैलेंस करने की कोशिश की है। ये जो नया मंत्रिपरिषद बना है, विभाग बटे हैं, आपके कमेंट्स जानना चाहता हूं। और क्या आप जयंत चौधरी को भी बधाई देना चाहेंगे, अनुप्रिया पटेल को भी? निश्चित तौर से बधाई देना चाहते हैं। वो मंत्री बने, हम उन्हें हम बधाई देते हैं कि और उम्मीद करते हैं कि जयंत चौधरी जी जो उनकी विरासत है, उनके ग्रैंडफादर की, फादर की, उस पर वो बेहतर काम करेंगे। अनुप्रिया पटेल जी एक बार पुनर्विचार करेंगी। लेकिन सबसे अहम बात, ये एनडीए की सरकार है, लोकतंत्र की रक्षा हुई है, लेकिन गुजरात के बगैर कुछ नहीं होता। नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, बीजेपी के संसदीय दल की बैठक नहीं हुई। अमित शाह जी गुजरात से आते हैं, ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है कि उन्हें गृह मंत्रालय ही दिया जाएगा? और मैं तो बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, मुझे बड़ी उम्मीद थी उत्तर प्रदेश से जो मिनिस्टर्स का रिप्रेजेंटेशन है, क्या ये आपको तसल्ली देता है? उन चंद्रबाबू देखिए, कुर्मियों को भी बनाया, दलितों को भी बनाया, 2 राजपूत बना दिए आपकी कम्युनिटी के, एक ब्राह्मण भी फिट कर दिया, और क्या चाहिए फिर? देखिए, ये कागज पर ये लोग हैं, इन्हें कोई अधिकार पिछले 10 वर्षों में नहीं रहा है। कभी कोई मंत्री स्वतंत्र होकर फैसले नहीं ले सकता था। अब थोड़ी सी उम्मीद जागी है, वो भी एनडीए के वजह से। लेकिन जिस तरह से दरकिनार किया गया, उससे आज ये जाहिर हो गया कि ये नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार, अमित शाह की जो सरकार है, इसकी उम्र अधिकतम 5 महीने है। क्योंकि आप उन्हें इग्नोर करके नहीं चल सकते जी। इंडिया, 1 मिनट में खत्म कर। अरे सर, हो गया सर, आप 5 मिनट से बोल रहे हैं सर, कंप्लीट करें प्लीज। 30 सेकंड, ये प्लीज 30 सेकंड। मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन ये चाहता है कि स्पीकर एनडीए का बने, चंद्रबाबू नायडू जी को एनडीए पूरी तरह से हमारा इंडिया गठबंधन उन्हें समर्थन करना चाहता है, और हम सब चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। देश में जो जिस तरह से तोड़फोड़ किया मोदी, मैं आपके दोस्त अनिल दुबे को बुला लूं? अस्तित्व को खत्म किया। आप सहमत हो तो मैं अनिल दुबे बुलाऊं? अस्तित्व को खत्म किया। आपके दोस्त अनिल दुबे बैठे हैं, इनसे बात कर लूं?
ऑल राइट, अनिल जी आपका स्वागत। मैं आपको पहले तो बधाई देता हूं कि आपके नेता मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास मिशन के मंत्रालय के मंत्री बने, आपको बधाई। अब आपकी पार्टी का नेक्स्ट गोल क्या है, आपका प्लान क्या है, और क्या जो मंत्रिपरिषद में बंटवारा हुआ है आप इससे संतुष्ट हैं? देखिए ब्रजेश जी, मैं सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश के हमारे या देश के लोग जो मिनिस्टर बने उनको सबको बधाई। अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी को बधाई कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बने और उनको कौशल और उद्यमता विकास और शिक्षा राज्य मंत्री भी बनाया गया है। और जो मंत्रिमंडल बना है, मंत्रिमंडल बनाने का अधिकार देश के प्रधानमंत्री को है कि वो अपना मंत्रिमंडल कैसे बनाते खुश हैं, क्यों नहीं दिख रहे हो? थोड़ा रौनक लाओ चेहरे पे, ये क्यों उदास उदास बैठे? अब आपको जो है हर चीज में उदासी ही नजर आ रही, तो मैं कैसे ले आऊं? उदासी इस बात की है कि देश के किसान को खुशहाल बनाना है, देश के नौजवान को खुशहाल बनाना है, और ये लोग खुशहाल हों। एक नई जिम्मेदारी, तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है देश में। अच्छा, तो एक दायित्व और बढ़ा है। सुनिए ना जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक पार्टी को, कैबिनेट तो कम से कम। देखिए, ये जब राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं उसमें इन्वॉल्व हैं तो उसके बारे में हम क्या बोलें? जब उन्होंने उसका स्वागत किया, उन्होंने ओथ ली। अच्छा, और आप कह रहे हो खुद ही मान गए, तो अब हम लोग क्या बोलें? और वो उन्होंने, देख रहे हो हेमंत जी क्या कह रहे हैं? नहीं, हम जो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसले पर हम बोलने वाले कौन से? नहीं, मतलब एक भावना तो रही होगी। और आप ये देखिए कि उनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया और उनका सम्मान किया, और वो मंत्रिमंडल में है, उनको एक जिम्मेदारी दी है, और उस जिम्मेदारी को वो निर्वहन करेंगे, उस जिम्मेदारी को निभाने का काम करेंगे। इसमें बड़ा और छोटा तो भैया, इसमें क्या दे दें आपको? देखिए, दे तो दिया इंडिपेंडेंट चार्ज। ब्रजेश जी, दो ही तो हो, कोई 10 थोड़ी हो। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल और यहाँ 16 वालों को एक कैबिनेट मिली है। उन्होंने दिया हो या क्या दिया है वो विषय नहीं है। सवाल यह है कि हम कोई कुर्सी के लिए थोड़ी लालायित हैं, हम तो काम करना चाहते हैं। अब ये तो हम रहने दो सुबह जी, नहीं, अब हम लोग हंस लेंगे। नहीं ब्रजेश जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हम कुर्सी की भावुक हो जाएंगे अभी हम लोग सर। नहीं, आप भावुक हो जाइए। हम कुर्सी की राजनीति नहीं करते हैं, हम समाज की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, किसानों को खुशहाल बनाना चाहते हैं, और हमें उम्मीद है कि जो ये तीसरी बार श्री मोदी जी ने शपथ ली है, इसमें जो देखो ये रह गई होंगी वो पूरी हो जाएंगी। ये तो बातें करते रह गए, असली बेनिफिशियरी आरएलडी है। देश में मंत्री, राज्य में मंत्री, एमएलसी, 2 सांसद, और इसके अलावा गठबंधन में सहयोग, और दोनों जगह सरकार में, राज्य में भी केंद्र में भी। इससे बड़ी बिगेस्ट बेनिफिशियरी पार्टी कौन हो सकती है? और वो भी तब जब खुद जीते, भाई लोग नहीं जीत पाए। क्या कमाल की टैक्टिस आपने अपनाई। आई रियली अप्रिशिएट यू, और मैं आपको जीत की बधाई देता हूँ दुबे जी। नहीं, आप धन्यवाद, आपने बधाई दी। हम लोगों ने देखिए, दुबे जी ने ले भी ली बधाई आपने दी। संजय चौधरी जी को लाया जाए स्क्रीन पे। संजय जी स्वागत आपका। सुरेंद्र राजपूत जी भी मौजूद हैं, आपके मित्र हैं। तो आज मंत्रिपरिषद में विभाग भी वितरित कर दिए गए हैं, बांट दिए गए हैं। ये उत्तर प्रदेश में हर चौथे एमपी को आपने मंत्री बना दिया, ऐसा क्या हो गया सर? लगता है कि बोलना चाहिए। तो सरकार बनी है, सरकार बेहतर बनी है, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व है, बेहतर प्रतिनिधित्व है, ऊर्जावान प्रतिनिधित्व है, अनुभवी लोग उसमें शामिल हैं, और क्षेत्रीय और सामाजिकता के आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश का यथासंभव अच्छा प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल में है। मैं समझता हूं कि इस मंत्रिमंडल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो कुछ कमियां रह गई हैं उनको पूरा करेगी, और बेहतर परिणाम के लिए उत्तर प्रदेश काम करेगा, संगठन भी उस पर विचार करेगा। लेकिन बड़ी चर्चा हो रही थी, पहले कुछ कह रहे थे, तो लगातार 3 बार प्रयास करने के बावजूद भी अगर की स्थिति इस प्रकार की है, तो वो भी मुझको लगता है कि विचार का विषय होना चाहिए। आज से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनने के बाद अपने विषयों पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। सुबह से लेकर शाम तक भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल के जो निर्णय हुए थे, तो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि विद इन 100 डेज हम भारत की राजनीति और सामाजिक फलक पर इस बदले हुए आपने कोई सीख लिया, सबक लिया अपनी हार से?
नहीं, निश्चित रूप से पार्टी अपने हर कार्यक्रम के बाद विवेचना करती है और इस हार की भी विवेचना हो रही है। निश्चित रूप से इस हार पर भी हम जीत हासिल करेंगे। हमने देखा है कि बगल में मध्य प्रदेश का राज्य था, हम कुछ सीटों से पिछड़ गए थे, कमलनाथ जी उसमें आ भी गए थे, लेकिन हमने उस पर बेहतर अपनी कमियों पर बात करते हुए हमने सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद दोबारा प्रदेश में सरकार बनाई और मध्य प्रदेश में एक ऐसा निर्णय लेकर दिखाया कि जिसमें थोड़ा एक असंतुलन नहीं है मंत्रिपरिषद में? देखिए, जैसे राजपूत कम्युनिटी से 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके जीत के आए, आपने 2 मिनिस्टर बनाए। ब्राह्मण समाज से 8 जीत के आए, आपने 1 राज्य मंत्री बनाया। थोड़ा वो नहीं है, असंतुलन नहीं है? देखिए, राजनीति के अंदर 70% जैसे संख्या है वैसा रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, उसमें क्षेत्रीय आधार पर भी संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है और उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी कहीं कमजोर थी तो वहां का भी रिप्रेजेंटेशन आया है। सारा रिप्रेजेंटेशन है और यथासंभव सभी सामाजिक आधार पर और क्षेत्रीय आधार पर विषयों को, वहां की स्थिति को, वहां की भौगोलिक परिस्थिति, राजनीतिक सामाजिक आधार पर बेहतर परिणाम देने के लिए हमने एक बेहतर संतुलित ऊर्जावान मंत्रिमंडल बनाया और इसके आधार पर उत्तर प्रदेश को और बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर जो आपके हारे हुए कैंडिडेट्स हैं उनकी लगातार एक रेगुलर कंप्लेन, कॉमन कंप्लेन सबकी है, धोखा, भीतरघात, आंतरिक कलह। नहीं, ये निश्चित रूप से इन सारी चीजों पर विचार हो रहा है। जैसे ही इसका विचार कंप्लीट होगा, अभी तो मंत्रिमंडल बन रहा है, इस पर भी काम शुरू हो गया है। जैसे ही इस पर रिपोर्ट आएगी निश्चित रूप से आपसे साझा करेंगे। ओके, आपके मित्र सुरेंद्र राजपूत भी हमारे साथ मौजूद हैं और सबकी बात तो सुन भी रहे थे। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त कमबैक किया। अब पार्टी का नेक्स्ट गोल क्या है, आपकी पार्टी का क्या उद्देश्य है और जिन नीतियों और मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच से ये मैंडेट लेकर आए हैं, अब उनकी नीतियों के लिए आप क्या करेंगे और नेक्स्ट कांग्रेस पार्टी के लिए अगला पॉलिटिकल गोल यूपी में क्या है? बहुत शुक्रिया ब्रजेश भाई। बड़ी साफ सी बात है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जनता की समस्याओं को उठाना और जनता के ढंग से उठाना, जनता को जनार्दन मानना, जनार्दन मान करके उनकी समस्याओं को दूर कराने का प्रयत्न करना है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उद्देश्य होता है। जैसे हम लोगों ने कहा कि भाई 29 लाख पद केंद्र में खाली है, ये अपने आप में सच है। तो हमारी पूरी ताकत से हम लोग लगेंगे कि केंद्र सरकार, चाहे नरेंद्र मोदी जी की, एनडीए की, किसी की भी हो, ये लोग 29 लाख पदों को 6 महीने के अंदर भरें। इसके लिए हम संसद में सरकार को मजबूर करेंगे। पहली बार पिछले 10 साल में आपको दिखाई ये सरकार आपका वायदा पूरा करने के लिए थोड़ी ना आई है। सर, सरकार हमारा वायदा भले ही पूरा ना करे तो क्या ये संजय चौधरी जी से कहलवा दीजिए कि सरकार जो है रोजगार देने के लिए नहीं आई है। ये सरकार कांग्रेस का घोषणा पत्र मोदी जी क्यों लागू करेंगे? ये कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात नहीं है, ये अपने आप में सच है कि पिछले 10 साल से 29 लाख पद खाली है। ये हम नहीं कह रहे, ये केंद्र सरकार का एनएसएसओ डिपार्टमेंट कह रहा है। अगर वो पद नहीं भरे जाएंगे तो ये सरकार की तरफ से पाप है और ये सरकार की तरफ से विश्वासघात है जनता के लिए। अगर एक भी पद खाली रहता है, डेजिग्नेटेड पद जो जिसके ऑलरेडी फाइनेंशियल मंजूरी है, अगर वो पद खाली रहता है तो वो किसी भी सरकार वादा आप करें, पूरा बीजेपी करे, क्यों सर? ये हमारा वादा है, लेकिन फायदा तो जनता का है ना। या तो बीजेपी वाले कह दे कि भाई कांग्रेस का वायदा है इसलिए हम पूरा नहीं करेंगे, हम 29 लाख। ये तो वही बात हुई कि चित भी मेरी, पट भी मेरी और बाकी जो आप एक डायलॉग बोलते हैं वो भी मेरा। नहीं, मैं आप देखिए, ये बात संजय चौधरी जी, चूंकि अब चुनाव हो चुके हैं, चुनाव होने से पहले हम लोगों ने खूब तू मैं करी, लेकिन चुनाव होने के बाद तो जनता के हित की बात करेंगे ना। आप बताइए, जाति जनगणना को लेकर के क्या भारतीय जनता पार्टी ना कर पाएगी? चूंकि इसके सारे सहयोगी कहते हैं कि साहब हम जाति जनगणना के लिए बने हैं। क्या भारतीय जनता अरे भाई, गठबंधन की सरकार है, किसी की बहुमत की सरकार नहीं। अब तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा ना। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में 3 चीजें आवश्यक रूप से रहेंगी। नंबर 1 रोजगार, जिसमें 29 लाख पद हैं। नंबर 2 स्पेशल स्टेटस का दर्जा बिहार और आंध्रा को, जिसमें ऑलरेडी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा। तीसरा महंगाई को दूर करना। चौथा, आप कौन होते हैं उनका सीएमपी तय करने वाले सर? नहीं, मैं तो आप कह रहे 3 चीजें होंगी। अरे भाई क्यों होंगी? आपसे पूछ के बनेगा।
वो इसलिए होंगी कि मैं भारतीय जनता पार्टी की तो जिम्मेवारी नहीं लेता हूं, लेकिन बाकी सारे के सारे दल किसानों को एमएसपी देने के पक्ष में है, किसानों की समस्याएं, किसानों का कर्ज और किसानों का खर्च माफ करने के पक्ष में है, बाकी सारे के सारे दल बेरोजगारी को दूर करने के पक्ष में है, पेपर लीक को ठीक करने के पक्ष में है, बाकी सारे के सारे दल जिन पक्षों में हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, क्या वो इन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को नहीं करेंगे? ये हमारा मानना है। अरे दुबे जी के नेता मंत्री बन गए हैं स्वतंत्र प्रभार के, कम से कम इतनी कर्टसी तो थी कि एक बार बधाई देते। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत जी को दुबे जी को संपूर्ण बधाई। और हम तो चाहते हैं कि जो जयंत जी मंत्री बने, साथ के साथ जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इनके मंत्री बने अनिल जी या क्या नाम है उनका, वो अपना पदभार भी स्वीकार कर ले। हमारी तो शुभकामना है दुबे जी को एमएलसी भी बना दे। हम तो चाहते हैं इस बात को कि भाई दुबे जी अगर उस तरफ गए हैं, अरे 2 तो एमपी जिता के आए हो, मांग तो इतना रहे हो जैसे पूरी दुनिया ले लोगे। अरे हो गया, जो मिल गया वो क्या कम है? ये दुबे जी से पूछिए। पैरवी तो आप ऐसे ही कर रहे हो। सिर्फ 3 बातों को मैं इंगित करना चाहता हूं ब्रजेश भाई। अब आज की डेट में एनडीए की सरकार के सामने जो गंभीर संकट उत्पन्न है उसको देखिए। एनसीपी के प्रमुख एक नेता ने, प्रफुल्ल पटेल ने और अजीत पवार साहब ने मिनिस्ट्री का पद लेने से मना कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, क्या नाम जो है इनके सुरेश गोपी हैं, आज सुबह से खबर चल रही थी कि साहब उन्होंने मंत्री लेने के बाद कहा कि मैं छोड़ना चाहता हूं। नंबर 3, शिवसेना शिंदे ग्रुप ने अपनी नाखुशी जाहिर कर दी। दिल्ली के भाग्य से छीका टूटेगा नहीं सर। अब आप एक बात बता दीजिए ब्रजेश भाई, अगर आपको ही उनकी वकालत करनी तो संजय भाई सवाल तो पूछने दो, आप कैसी बात कर रहे हो? मजा तब है जब काउंटर क्वेश्चन हो सर। एक तरफा डिबेट का क्या मजा है? नहीं, एक तरफा नहीं सर, आप बीच में तो पूरा तो हमें सवाल जवाब तो कर लेने दीजिए ना जी। तीसरी बात जो मैं आपसे कह रहा हूं कि शिवसेना शिंदे ग्रुप का लेकर के ये लोग बता दें कि कैबिनेट मिनिस्ट्री उन्हें, और चौथी और अंतिम बात है जो उत्तर प्रदेश से मुताल्लिक है, ये जरूर हम आपसे चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ के पीछे जो ताकतें, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के नाम को लेकर के हो, भूपेंद्र चौधरी के इस्तीफे के नाम को लेकर के हो, जो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर अनैतिक जो दबाव डाला जा रहा है, उस पर भी संदेह के बादलों को, ये अचानक से इतनी मोहब्बतें योगी आदित्यनाथ के लिए बरस रही हैं, मैं कारण नहीं समझ पा रहा। कोई डिबेट थी जिसमें आप बिना कोसे गए न हो, अभी आप एकदम से भावुक हो गए उनके लिए। हृदय परिवर्तन नहीं, ये हृदय परिवर्तन नहीं है। ये बात सबसे बड़ी ये है कि 2 गुजरात के लोग उत्तर प्रदेश के एक संत को और महंत को परेशान कर रहे हैं। अरे और बहुत जिम्मेवारी से ये कब से हो गया सर इतना प्रेम? अरे प्रेम क्यों नहीं होगा? उत्तर प्रदेश के वासी है। संजय भाई को अगर कोई कहेगा, अब हमारे राजनीतिक मतभेद अपनी जगह, लेकिन संजय भाई को गुजरात 100 डिबेट में कम से कम भला बुरा कह के गए, इस्तीफा मांगते थे आप। आज इतनी मोहब्बतें हिलोरे मार रही हैं कि मुझे तो चिकोटी काट के चेक करना पड़ रहा है कि आप कांग्रेस में ही हो। ब्रजेश जी, वो अभी भी मांगेंगे हम इस्तीफा, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं, रहवासी हैं। अपने सर हेमंत तिवारी जी कुछ कहना चाहते हैं सर, मैं हेमंत जी को स्क्रीन पे लाना चाहता हूं। संत को तंग करेंगे तो निश्चित तौर पर हेमंत जी कह रहे हैं कि अब सुरेंद्र जी काफी बोलनी है, अब मेरी बारी है। हेमंत जी स्वागत आपका और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो मंत्रिपरिषद का गठन किया गया, जिन जिन क्षेत्रों से और जातीय समीकरणों को से साधा गया, क्या आप सहमत हैं कि बीजेपी सीख और सबक ले रही है, या फिर बीजेपी अपने तरीके से उत्तर प्रदेश में मंत्रिपरिषद में मंत्री बनाने और विभाग बांटने में ज्यादा रुचि ले रही थी? कुछ वोटल में कि असंतुलन तो स्पष्ट है। 8 ब्राह्मण कैंडिडेट जीते हैं, आपने 1 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया, 5 क्षत्रिय जीते हैं जिनकी नाराजगी खुलेआम देखी गई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश। आपने 2 मंत्री बनाए तो सवाल उठेगा क्षेत्रीय संतुलन कहाँ है? दूध तो उसी को मिलेगा जो रोएगा सर, चिल्लाएगा। अब ये तो देखने वाली बात है। देखिए, मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि मैंने चुनाव के दौरान, परिणामों के काफी पहले, आपकी एक डिबेट में बहुत खुल करके कहा था कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इस बार चुनाव को पिछड़ा बनाम अगला कर दिया है,
वह ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेगा कि भारतीय जनता पार्टी को 2027 के असेंबली इलेक्शन को देखते हुए अब ओबीसी की प्राथमिकता वाली, दलितों की प्राथमिकता वाली राजनीति पर जाना पड़ेगा। हालांकि कुछ साल बाद उनको वैसे ही जाना होता और ये जो अगड़े चेहरे हैं ये प्रतीकात्मक हो जाते, लेकिन अब इतनी बड़ी जरूरत आ गई कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपनी हैसियत, अपना अस्तित्व बचाना है तो उसको सरकार से लेकर के संगठन तक ओबीसी और दलित चेहरों को तरजीह देनी पड़ेगी, तवज्जो देनी पड़ेगी। जहां तक केंद्रीय मंत्रिमंडल का सवाल है, यहाँ संतुलन तो बड़ा मुश्किल हो पाता है बन पाना। अब आप देखिए महाराजगंज से राज्य मंत्री बने हैं पंकज चौधरी, पड़ोस की सीट है बांसगांव गोरखपुर जिले की, वहां से कमलेश पासवान बन गए हैं। राजनाथ सिंह जी लखनऊ से मंत्री है, बहुत बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनको मंत्री महत्वपूर्ण मंत्री बनना ही था। और कीर्तिवर्धन सिंह, मुझे लगता है कि दोनों जिलों की सीमाएं जो है वो 150 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है, तो ये थोड़ा मुश्किल सी बात है इसको कर पाना। एक बड़ी चर्चा चल रही है, आपने देखा होगा कि बीजेपी में जो हारे हुए हैं अधिकांश लोगों की एक कॉमन कंप्लेंट है कि भीतरघात हुआ, धोखा हुआ और हराया गया। आज तो मैंने उनका संजीव बलियान का भी स्टेटमेंट सुना, राजू भैया का भी स्टेटमेंट सुना, काफी लोगों का बयान ओपनली आ चुका है। भीतरघात, अरे बहुत से ऐसे लोग हैं जो हारे जिन्होंने नहीं कहा है, लेकिन वहाँ चर्चा है कि भीतरघात हुआ। भीतरघात क्यों हुआ, ये भी सोचने वाली बात है ना। भीतरघात क्यों हुआ, बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर तलाशना होगा भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप को। देखिए ऐसा है कि अगर टिकटों का रिपुटेशन, एक बड़ी गलती तो हुई भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कम ये गलती साबित हुई, ये गलती हुई। विरोध किसका था पार्टी के भीतर, जो 10 साल से सांसद था, जो 5 साल से सांसद था, जिसके व्यवहार से, जिसके आचरण से, जिसकी कार्यप्रणाली से लोगों में गुस्सा था, तो स्वाभाविक सी बात इस तरह की उत्पन्न होगी। अब ऐसा किसी भारतीय जनता पार्टी आ रही, आप जाके पूछ लीजिए अपने कोरेस्पॉन्डेंट से, एक रैंडम सर्वे करवाइए तो लल्लू सिंह किस तरह का व्यवहार उनका रहा, किस तरह से लोगों से बात करते थे, जैसे सुपर टॉप लीडरशिप से डायरेक्ट जुड़े हुए व्यक्तियों को यहाँ के वर्कर्स, यहाँ पदाधिकारियों से मतलब नहीं है। ये सारी चीजें तो वहां शिकायत में आ रही है ना, तो ये इसीलिए तो हुआ। और एक बार तो सुनिएगा, अगर टिकट रिपीट नहीं हुआ होता जो फ्रेश चेहरे आते, ये जिनका नंबर कट रहा है, जिनका पत्ता कटता है, वो भीतर इस तरह की भीतरघात करने लगते हैं। पर एक जनता की भी नाराजगी दिखी। आप देखिए फॉर एग्जाम्पल, आप राजनाथ सिंह को ले लीजिए लखनऊ से, उनकी जीत का अंतर कितना कम हो गया। और एक टाइम तो दोपहर में काउंटिंग चल रही थी तो बस 35-40 हजार से आगे उनका बढ़ नहीं रहा था, तो बाद में चलिए लाख के ऊपर जीते, बट उनका मार्जिन कितना गिरा। ब्रजेश जी, मैं बड़ी बात वही कहने जा रहा था, आपके इस प्रश्न का उत्तर वही है। खाली राजनाथ सिंह की सीट नहीं, लखनऊ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जो भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है, उसका जो लोएस्ट यूनिट का, जो ग्रास रूट का वर्कर है, उसमें ही स्टाफ नहीं था। ये कारण ढूंढना पड़ेगा। अब मैं आपको जैसे उन्नाव का बता दूं, 4 लाख वोट से साक्षी महाराज जीते थे, इस बार किसी तरह गिरते पड़ते जीत पाए 35,000 से। अब वो भी मुझे लगता है 18-19 राउंड पीछे थे वो। देखिए ब्रजेश जी, इस बार की स्थितियां अलग थी। मैं तो इलेक्शन के दौरान साफ बार कह रहा हूँ, ये पिछड़ा बना मगड़ा का चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी को उन अफवाहों या उस तरह के प्रचार को खारिज करने की जरूरत थी, लेकिन कौन खारिज करेगा। नरेंद्र मोदी जी तो मान लीजिए लखनऊ में आकर के शहर में बोल जाते हैं, लेकिन नगरान तक ये बात कौन पहुंचाएगा। जौनपुर में टीडी कॉलेज बोल चले जाते हैं, लेकिन श्रीकाकुलम तक बात कौन पहुंचाएगा, वो वर्कर पहुंचाएगा। वर्कर में ही स्पार्क नहीं था, उसमें ही नाराजगी थी, उसमें मुझे लगता है कि और आपने तो पहले ही बता दिया था कि जौनपुर का क्या परिणाम होगा, आपको कैसे पता था। मैं खाली जौनपुर की बात नहीं कर रहा, मैंने तो यही बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी यदि हारती है फैजाबाद की सीट तो राम मंदिर की इशू का क्या होगा, यही मैंने जिक्र किया था। ये विषय नहीं, ये तो दिख रहा था, ये चीजें दिख रही थी, लेकिन इतना बुरा परिणाम भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षाओं के विपरीत आएगा ये नहीं समझ में आ रहा था।
पर इतना जरूर है कि जिन जिलों में गया मैंने देखा कि जो गांव में जो वर्कर है, कुछ ऑपरेशन करेगी बीजेपी? स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि इससे बड़ी वजह और इससे बड़ा समय कोई नहीं आ सकता है। 2027 का इलेक्शन सामने है। अगर यही परिणाम रिपीट हुए, वीरेन जी भी आ गए डिबेट में अखिलेश यादव चले तो भारतीय Thank जनता you. पार्टी की मुश्किल हो सकती है, इसलिए इसको बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। वीरेन जी, मंत्रिपरिषद गठित हो गया, विभाग बढ़ गए उत्तर प्रदेश से, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर 11। वैसे हरदीप पुरी को हम लोग यूपी का नहीं मानते हो, यहाँ से राज्यसभा ज़रूर हैं। वैसे मोटा मोटी 9 यहाँ से सांसद मिनिस्टर बने हैं। आपका क्या आकलन है कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधा बीजेपी ने? कुछ सबक लिया या नहीं लिया? देखिए, बीजेपी को उत्तर प्रदेश में करीब 36 सीटें मिली हैं सहयोगियों के साथ। उसमें से 10 मंत्री उन्होंने बनाया है 37 सीटों में। तो स्वाभाविक है कि यूपी पे उनका ध्यान है। अब जो जीते थे उन्हीं में से बनाना था। तो कीर्तिवर्धन सिंह और कमलेश पासवान 2 लोग ऐसे हैं जो पहली बार केंद्र में मंत्री बने हैं। जयंत चौधरी भी पहली बार केंद्र में मंत्री बने, लेकिन वो सहयोगी दल से हैं। जितिन प्रसाद पहले एक बार मंत्री रह चुके हैं और वो दोबारा केंद्र में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। पिछली बार 14 मंत्री थे उत्तर प्रदेश से, जिसमें महेंद्र नाथ पांडे, स्मृति ईरानी, संजीव बालियान और टेनी, ये 4 लोग चुनाव हार गए और 10 लोग बचे। माना यह जा रहा है कि क्षत्रियों को साधने के लिए राजनाथ सिंह के साथ साथ कीर्तिवर्धन सिंह को मंत्री बनाया गया है। और जाट वोटों में संजीव बालियान के हारने के बाद जयंत चौधरी के हाथ में भाजपा ने कमान दी है कि वो अब उनको साधें। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर महेंद्र नाथ पांडे चुनाव हार गए, अजय मिश्रा टेनी चुनाव हार गए, तो अब एक जितिन प्रसाद को मंत्रिमंडल में लिया गया है। देखिए ब्रजेश जी, ये बात तो सच है कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर वो एक नया इतिहास बना रहे हैं और किसी भी गैर कांग्रेसी पार्टी के नेता के लिए, व्यक्ति के लिए इस सपने को पूरा कर पाना कोई आसान काम नहीं था। ये एक चमत्कार है भाजपा की सियासत में, जो अटल आडवाणी की जोड़ी भी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने का कोई रिकॉर्ड नहीं बना पाई। और ऐसा लगता है कि अब शायद भविष्य में भी कोई मोदी के इस कद को नहीं छू पाएगा। लेकिन यूपी से 10 मंत्री बनाकर मोदी जी ने उस चिंता को साफ जाहिर किया है और समझा है जिसमें उनकी सीटें घटकर आधी रह गई हैं और आने वाले वक्त में 2027 का विधानसभा चुनाव है। तो इस उपलब्धि के साथ साथ इस बात की जानकारी मोदी को हो चुकी है कि अब उत्तर प्रदेश के गढ़ पर अगला अटैक है और इस अटैक को बचाना है तो इसके लिए अभी से जनाधार को मजबूत करना होगा। मोदी इन सब चुनाव परिणामों की समीक्षा कर चुके होंगे। हम आप जो बहस कर रहे हैं ये उनके सामने बात आ चुकी होगी और 2027 के दृष्टिकोण से शायद इस मंत्रिमंडल के विस्तार को भी आप देखिए और यूपी की सत्ता पर कोई आंच ना आए, इसके लिए भाजपा हर जतन करेगी। ये भी आपको महसूस करना होगा और आने वाले वक्त में ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। वैसे आज जयंत चौधरी को कृषि वाला या उपभोक्ता वाला या रसायन उर्वरक वाला ये कोई मंत्रालय नहीं मिल पाया है। तो ये एक बड़ी बात है कि वो जो किसान आंदोलन और जाट और इनकी बात करते हैं, अब वो कौशल विकास का प्रशिक्षण देंगे। उत्तर प्रदेश में कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद लोक दल के सहारे अंतरिक्ष की यात्रा भी साइंस टेक्नोलॉजी विभाग से की जा सकेगी। ये भी एक नया लाइन पैदा हो गई है। और इसके अलावा अनुप्रिया पटेल का भी कद बढ़ा है, उनको 2 मंत्रालय मिले हैं, रसायन उर्वरक और स्वास्थ्य मंत्रालय। कीर्तिवर्धन सिंह को पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है और इसके अलावा कमलेश पासवान को ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला है। एसपी सिंह बघेल को भी पंचायती राज, मत्स्य, पशुपालन ये सारे विभाग दिए गए हैं। जितिन प्रसाद को 4 मंत्रालय मिला है, वाणिज्य, उद्योग,
इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी, पंकज चौधरी अपने पुराने विभाग वित्त में कायम रहेंगे। ये स्थितियां हैं। ब्रजेश जी, अब राजनीतिक बात पर आते हैं। भाजपा के पास बहुमत से पीछे रह जाने की कसक है और इस बात को मोदी और बीजेपी उन दोनों लोग समझते हैं, लेकिन उनको सहयोगियों की तरफ से अभी तक भरपूर समर्थन मिला है और ऐसे में ये साफ है कि भाजपा के लिए रास्ता अभी थोड़ा आसान है। अच्छा, ये सब भीतरघातियों की बात बहुत कर रहे हैं, क्या नीतीश है? कुमार, इन लोगों ने जिस तरह से मोदी का सहयोग किया है, उससे लगता है कि आगे वाला समय बहुत आसान रहेगा मोदी के लिए। वैसे ब्रजेश जी, एक महत्वपूर्ण बात ये आई कि जब नीतीश कुमार ने मोदी का पैर छू लिया तब ये लगा कि अब केंद्र में ज्यादा कोई डगमगाएगा नहीं मामला, सरकार मजबूती से चलेगी। और एक तरह से ये भी संदेश दिया कि हम पलटेंगे नहीं और आप घबराना नहीं, भरोसा रखना हम पर। ब्रजेश जी, अखिलेश यादव उन 37 सीटों पर जीते हैं और देश की एक जो नई सरकार बनी है उससे वो बेफिक्र हैं। मंत्री उत्तर प्रदेश से कितने बने ये भी उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वो 2027 के लक्ष्य को शायद देख रहे हैं और उन्होंने जो जातीय समीकरण तैयार किया है उसमें उनके लिए उम्मीदें और हसरतें ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो जो 2027 का जब चुनाव होगा उस पर एक रोड मैप समाजवादी पार्टी ने अभी से तैयार कर लिया है। तो कई सारी बातें मैंने आपको बताई। नीतीश कुमार ने पैर छू लिया, कहा कि मोदी जी हमारा नाम पलटू राम जिन लोगों ने रखा है उन पर भरोसा मत करिएगा, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। वैसे जब जब मंत्रीगणों का बंटवारा होता है, मंत्रिमंडल बंटता है, लोग बनते हैं, तो एक शेर बड़ा प्रचलित रहा अपने देश में चलता है कि मशहूर वो हुए जो कभी काबिल न थे और कमबख्त मंजिल उन्हें मिली जो दौड़ में शामिल न थे। तो ये हमेशा का व्यवस्था रही है जी। लेकिन राहत इंदौरी का एक शेर है, सुनिएगा कि रिश्तों की धूप छांव से आजाद हो गए, अब तो हमें भी सारे सबक याद हो गए और मैं पर्वतों से लड़ता रहा और चंद लोग गीली जमीन को खोद के फरहाद हो गए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, अपनी ओपिनियन और पॉलिटिकल फीडबैक हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आईपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी जो देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी, 37 आपके एमपी जीत के आए हैं। अब समाजवादी पार्टी जब विपक्ष में बैठेगी, आप अपनी भूमिका का निर्वहन कैसे करेंगे? जो वायदे और प्रॉमिसेस और पॉलिसीज लेकर आप जनता के बीच गए थे, व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करेंगे आप? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एक बड़ी शख्सियत के रूप में देश में उभरे हैं। आज बड़ी शक्ति देखी जा रही है देश में और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 40+ सीटें समाजवादी पार्टी जीती है। 2022 में हम 125 सीटें जीते थे और लगभग 86 विधानसभाओं पर जो चुनाव आयोग था वो बीजेपी के दफ्तर से चल रहा था, इसलिए हमें वहां हराया गया। तो हम निश्चिंत थे कि हमारी सीटें लोकसभा में बढ़ेंगी। आदरणीय हेमंत तिवारी जी बैठे हैं, सारे प्लेटफॉर्म पर आप भी बता रहे थे कि बीजेपी 65+ आएगी, लेकिन हम सब ये मान के चल रहे थे कि 40+ किसी भी सूरत में हम उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। और ये जो 40+ सीटें हम उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, श्रद्धेय नेताजी के चरणों में ये सीटें हम अर्पित करेंगे, क्योंकि जो बुनियाद उन्होंने रखी थी 2004 में, जो उन्होंने एक इतिहास रचा था माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, संसद के भीतर आपकी पार्टी अपनी पॉलिसीज को कितना स्ट्रांगली उठाएगी, कोई रणनीति बनी है? दूसरा, जब अखिलेश यादव संसद जा रहे हैं तो विधानसभा भी खाली हो रही है, नेता प्रतिपक्ष वगैरह कुछ फाइनल हुए आपके यूपी में भी?
बिल्कुल, उस पर भी बहुत ही तजुर्बेकार उत्तर प्रदेश जो विधानसभा है उसमें बहुत ही तजुर्बेकार विपक्ष के नेता के रूप में बातचीत चल रही है और वो अपना जिम्मेदारी यहां निभाएंगे। लेकिन माननीय अखिलेश जी के बारे में आपको ब्रजेश जी मैं 1-2 मिनट लूंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी की जो सुरक्षा थी, एनर्जी थी, अमित शाह जी ने उनकी एनर्जी, जब वो 2019 में गृह मंत्री बने तो एनर्जी उनकी हटा दी। आज देश में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर जनता किसी नेता के कार्यक्रमों में आती है और तो वो है माननीय अखिलेश जी। तो सबसे पहले तो मैं भारत समाचार के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि एनएसजी वापस की जाए, एसपीजी की सुरक्षा उन्हें दी जाए। देश की तीसरी सबसे बड़ी ताकत समाजवादी पार्टी है और संसद में जिस तरह से हमारा गठबंधन है कांग्रेस के साथ, एक थैंक यू आईपी सिंह जी, शुक्रिया। थोड़ा वक्त की कमी है सेकंड राउंड में, मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं जी। शुक्रिया। मैं संजय चौधरी जी को बुला ले रहा हूं। भाई आईपी सिंह कुछ डिमांड कर रहे हैं। संजय जी, आईपी सिंह जी प्लीज। 24 घंटे बिजली आएगी। थैंक यू। अब थोड़ा डिबेट आगे बढ़ने दीजिए। संजय चौधरी गो अहेड, इनकी डिमांड। देखिए आईपी भाई ने आज स्वीकारा कि इन्होंने पहले कहा था कि 40+ आएगी, 40+ आ गई। हेमंत जी को ये बता रहे थे। इसका मतलब आज से ये तय मानिए समाजवादी पार्टी की ओर से स्वीकार लिया है कि इस देश के अंदर ईवीएम जो काम करती है कम से कम वो अब ठीक है। आज के बाद मुझको लगता है कि इस बहस अरे आप लोग बेवजह हेमंत तिवारी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उन्होंने कब कहा 65 आएगी? नहीं देखिए ये तो आईपी भाई कह रहे हैं ना। नहीं, बीच में ना बोले सर, बीच में ना बोले सर। इज्जतदार डिबेट चल रही है। आईपी भाई रुकिए। आईपी सिंह जी प्लीज। हाँ, संजय चौधरी गो अहेड प्लीज। मुझको लगता है कि थोड़ा सा पीछे अगर ले जाएंगे तो आईपी भाई ने कहा ना, आईपी भाई के शब्द हैं, तो इसीलिए कम से कम ईवीएम पर अब आरोप लगने इस देश की राजनीति के अंदर बंद हो जाने चाहिए। यही कह रहे थे कि ईवीएम गड़बड़ है, यही कह रहे थे ईवीएम के बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए रात में घर से निकलिए, डंडे लीजिए, इस प्रकार की सारी बातें कर रहे थे। लेकिन अब इसकी बात नहीं है। निश्चित रूप से हम अरे यही सब करके कुछ बचा ले गए आगे बढ़ाने के लिए। नहीं तो बड़ी मुश्किल थी इनके सामने। यही सब लिख पढ़ के बचा ले गए सीट कुछ। देखिए इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश यही है कि कम से कम ना प्लीज आईपी सिंह जी, नो प्लीज आईपी सिंह जी, हम लोग डिबेट को बड़ी शिष्टता से चला रहे हैं। अपनी अपनी बारी में सर बोले, मैं आपसे निवेदन करूंगा प्लीज। संजय चौधरी जी 20 सेकंड बचे हैं आपके पास। मुझको लगता है कि आईपी भाई का अगर नहीं मान रहे हैं तो इनके सारे सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए और निश्चित रूप से अब इन्हीं की बात के आधार पर इसमें कहें कि अब हम बैलेट पेपर से चुनाव के लिए तैयार हैं और हम सारे के सारे सांसद इस्तीफा दे रहे हैं। राजपूत जी को स्क्रीन पे लाया जाए। सच को नहीं स्वीकार रहे वो इसी प्रकार के निर्णय पर आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी की अब क्या भूमिका होगी तब जब आप विपक्ष में बैठने जा रहे हैं? दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। पहली बात तो कांग्रेस पार्टी की भूमिका एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में जनता के सारे मुद्दों को उठा करके इस मजबूर सरकार को जनोपयोगी मुद्दों पर काम करने के लिए मजबूर करना होगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जिसमें मैं फिर से कहता हूं 29 लाख नौकरियां हो, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, अग्निवीर जैसी समस्या खत्म होनी चाहिए, चीन के ऊपर आप लाल आंखें दिखाइए और महंगाई को खत्म कीजिए। ये सारी, बिहार को स्पेशल स्टेटस दीजिए, आंध्रा को स्पेशल स्टेटस दीजिए। दूसरी बात, मैं संजय भाई से मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूं कि संजय भाई आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं या ईवीएम के प्रवक्ता हैं या चुनाव आयोग के प्रवक्ता हैं? सच बात यह है कि आप लोग भी हमारे ही बात पर बात मानिए, चूंकि ये सारी की सारी चीजें लोकतंत्र को बचाने के लिए है। या तो आप ये कहिए कि ईवीएम बैलेट जो है लोकतंत्र को लूटने के लिए और ईवीएम उसको बचाने के लिए, और आप ईवीएम की वकालत। सर एक रेलिवेंट क्वेश्चन है। प्रेजेंट आज जो मिनिस्ट्री में बंटवारा हुआ है, 4 टॉप मिनिस्टर्स अपने पोर्टफोलियो रिपीट हो गए हैं। कोई ऑब्जेक्शन कांग्रेस को? देखिए दोबारा से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का क्या नाम राज आ रहा है। जिस तरीके से सारी के सारे लोगों को तोड़कर, फोड़कर, मरोड़कर, लेकिन हमें अरे आईपी सिंह डीप ब्रीदिंग कर रहे थे, आप वो भी तोड़े दे रहे हो। फिर डराने लगे हो आप, फिर डराना शुरू कर दिए। सर ये विरोधियों को कम और ये सत्ता पक्ष के सहयोगियों के लिए ज्यादा ये आज की डेट में खतरनाक बात है।
चाहे वो टीडीपी Thank हो, you, चाहे sir. लोक दल हो, चाहे वो इनके अन्य सहयोगी दल हो, ईडी, इनकम टैक्स और जो सीबीआई से इनको बचना। एक अंतिम सवाल ये कि प्रेजेंट जो आपका उत्तर प्रदेश का संगठन है उसमें कोई बदलाव करेंगे, अध्यक्ष बदलेंगे या सेम संगठन के साथ कंटिन्यू? देखिए, ये तो हमारे हाईकमान को निर्णय लेना है, लेकिन अजय राय जी के नेतृत्व में जिस तरीके से बहुत अच्छा काम हुआ है और इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से काम किया, 40 से अधिक सीटें हम लोगों ने जीती, 44 के आसपास, ये अपने आप में अभूतपूर्व क्षण है और अजय राय जी ने इस काम को बड़ी बखूबी से निभाया है। अखिलेश यादव जी, श्री राहुल गांधी, थोड़ा वक्त की कमी सर, आज सहयोग कर दें। सर, अब तो खुला मैदान है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जाट कोई उनके यहाँ ढूंढ नहीं पाए बेचारे, सब हार गए। अब तो खुला मैदान है, अब तो मौजी मौज। नहीं, मौज की बात नहीं है। ये रौनक क्यों नहीं, आप उतरा क्यों है चेहरा आपका? उदासी क्यों है? अब आपको जो अच्छा, दर्शक खुद भी देख रहे होंगे, इनका चेहरा क्लोज करो जरा। अब वो ब्रजेश जी क्यों नहीं हंस रहे हो आप? ब्रजेश जी जो है, आप पता नहीं किस नजरिए से देख रहे हो। ऊर्जा और ऊर्जा ही है। और अब दुख किस बात का? हम लोग एनडीए के साथ आए और एनडीए के साथ अब हम सरकार में भी शामिल हुए और जनता की सेवा करेंगे, जनता की समस्याओं को समझेंगे, उन समस्याओं को उठाने का काम राज्य में मंत्री, केंद्र में मंत्री, सांसद, विधायक, राज्यसभा, लोकसभा, अरे केवल हमारी परिषद, सब तो मिल गया। पूरे देश में एनडीए की सरकार है, हम एनडीए में शामिल हैं। सभी मुद्दों पर, सभी समस्याओं को प्रॉपर फोरम पे उठाने की बात होगी और अपने संगठन को भी मजबूत करने, ये कैबिनेट का निर्णय है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय है। और जो हमें बात करनी होगी, जो हमारे नेता को बात करनी होगी प्रॉपर फोरम। अच्छा, आपने मुझसे एक बार एमएसपी का नाम ले लिया। यहाँ पर चैनल पर उसको करने की जरूरत नहीं है। बोलो एमएसपी, बोलो आप। वो नई सरकार बनी है, अब चुनाव हो गया, एक शब्द बोलो एमएसपी। चुनाव हो गया, अब चुनाव में के बाद 5वीं बार पूछा, एक शब्द बोलो एमएसपी। नई सरकार जो इनके मुंह से नहीं निकल रहा। नहीं, नई सरकार बनी, ये बात तो उन लोगों को पूछ लेने देते, कांग्रेस के प्रवक्ता को, मैं देश का नागरिक को पूछ सकता हूं, पूछ लेने देते। उन्होंने नहीं पूछा, ये आप ही पूछ। क्यों ना पूछूं मैं? तो वो नहीं पूछ पा रहे, उनकी कमी है। और हम आपके चैनल पे ये कह के जा रहे हैं कि एमएसपी आएगी, किसान की खुशहाली आएगी, किसान खुशहाल होगा, किसान को उसका हक मिलेगा, एमएसपी आएगी, किसान को उसका हक मिलेगा, किसान को उसका लाभकारी मूल्य मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। हेमंत तिवारी जी को लाया जाए स्क्रीन पे। हेमंत जी, एक आरोप लगा आपके ऊपर, सुना आपने? जी। 65 कहा था, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और मेरा कभी कभी होता है, मुझे लगता है कि 15 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ, 2012 से लगातार 2007 से, कि पहली बार ऐसा हुआ, मुझसे चूक हुई। इसमें इसको स्वीकार करने में कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा था, मैं बहुत सी चीजों से आगाह भी कर रहा था, ये स्थिति हो सकती है, पर नहीं हुई। बहुत से कारण जो हमने गिनाए थे वो कारण सही पाए गए। अब ये जो नान यादव ओबीसी है, नान जाटो एससी है और अपर कास्ट का एक वर्ग है, ये लौटेगा बीजेपी की तरफ, या आपको लगता है कि एक बार ये लोग चले गए, समाज जाता है तो 5-10 साल लेता है लौटने में? क्यों नहीं लौट सकता? राजनीति सब कुछ संभव है और किसी बड़े ठोस आधार पर वो उधर नहीं गया। अभी आप देख तो रहे। अरे तो कैसे लौटेगा जब आप डायग्नोसिस करने को तैयार नहीं हो कि आपकी बीमारी क्या है? अभी तक कहाँ बीजेपी कुछ एक्सेप्ट कर रही है? मैं आपको बता दूं, फिर बता दूं, चुनाव के दौरान भी मैंने ये बात कही थी, जब परिणाम कुर्मी बिरादरी सौंप दी अनुप्रिया के नाम और जाट बिरादरी सौंप दी दुबे जी के नाम। भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी और दलित की प्रमुखता वाली राजनीति पर आना पड़ेगा, ये न्यूनतम उनकी अवस्था है। और परमानेंट कोई जात नहीं जाती। अरे तो भैया, ब्राह्मणों को हाशिए पे क्यों लगाओगे? 8 जीते, 1 राज्य मंत्री दोगे? बिल्कुल गलत है। ब्राह्मण लगातार वोट दिया, पश्चिम से लेकर पूर्व तक लगातार वोट दिया और आपने 1 मंत्री बनाया। ये शिकायत किसी भी वर्ग को हो सकती है, लेकिन अब क्षत्रियों की नाराजगी भी उनको थोड़ा दूर करनी थी और कुर्मियों ने वोट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को। 2 कुर्मी बना दिए भैया, और क्या घर ले लोगे? अनुप्रिया को बनाया, पंकज चौधरी बनाया, इसीलिए बनाया। अभी तो मुझे लगता है कहीं कोई एक आध डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी कुर्मी जात से ना हो, तो क्या करें फिर? संजय चौधरी क्या करें? इनके समाज से कोई नहीं। चौधरी जी ब्राह्मण है, वैसे लोग जान लें, इनको ये ना समझें कि ये कोई कुर्मी है या कोई और। इटावा वाले चौधरी ब्राह्मण होते हैं, लेकिन आप देखिए, हो सकता है
इनको दलित प्रदेश अध्यक्ष लाना पड़े, आप देखते जाइए। अच्छा 10 सेकंड में सुरेंद्र राजपूत को देना चाहता हूं, वो बार बार हाथ उठा रहे हैं। सुरेंद्र जी 10 सेकंड बचा है सर, सिर्फ 10 सेकंड। मैं सविनय हेमंत जी से सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि जातीय नेताओं से नहीं, जातीय और सामाजिक मुद्दों से लोग पलटते हैं। संविधान की रक्षा के लिए लोग हमारे पास आए, संविधान की किताब की रक्षा के लिए लोग आए हैं, जाति जनगणना के लिए और आरक्षण के लिए लोग आए हैं। हेमंत जी, ये इन नेताओं की खराई से नहीं। बस सुरेंद्र जी आप सहयोग करो, मैंने आउट ऑफ टर्न आपको टाइम दिया, अब हेमंत जी जवाब देंगे। एक मिनट जवाब ले लीजिए। कांग्रेस ने 30 साल तक जात की राजनीति नहीं की, लेकिन जाति जनगणना की मांग उसको उठानी पड़ी। अच्छा हेमंत जी, हेमंत जी छोड़िए ना, एक सेकंड, नहीं सुरेंद्र जी प्लीज। अरे बिल्कुल हेमंत जी क्यों नहीं उठाएंगे? वो संजय चौधरी जुड़ गए हैं ब्राह्मणों वाला, क्या करना है फिर? ब्राह्मण वाली बात नहीं, देखिए मैं ब्राह्मण हूं इसलिए ब्राह्मणों की बात नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करोगे सर? एक ही बनाया सर। रोहिलखंड से लेके बुंदेलखंड तक वोट दिया, हर जगह वोट दिया ब्राह्मणों ने। कोई अरे संजय चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनवाइए सर। बाधा जैसी क्या हुआ? अफसर चौड़े जाने दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत धन्यवाद। समय कम है वरना ये दिलचस्प डिबेट आज और आगे बढ़ती है। आप सबका बहुत शुक्रिया। बहन भाइयों आपका भी धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे भी बेहतर होगा। नमस्कार।